मोदी इज द किलर ऑफ डेमोक्रेसी, मोदी इज द किलर ऑफ डेमोक्रेसी। सबके सामने यही इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, लेकिन कहां है किलर ऑफ डेमोक्रेसी भाई? वो ये कह रहे हैं लेट्स हैव अ डिबेट, लेट्स हैव अ डिस्कशन। आप कह रहे नहीं नहीं डिस्कशन नहीं करेंगे तो जवाब दे भाई। इफ यू आर नॉट एबल टू डिस्कस, मैडम आप डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं है, बात ही करने को तैयार नहीं है, तो क्या आप जवाब सुनेंगे? नहीं, क्योंकि आप मूड से बैठे हुए हैं कि मुझे लड़ना है। आपके यहां आपके पीएम जो है ना, वो घड़ी कहीं से गिफ्ट मिली और उसे बेच के खा गए। मैडम 10 लाख का सूट मिला था इन्हें, 10 लाख रुपीस का सफारी सूट। एक बार पहना जब बराक ओबामा आए, अगले दिन उसकी नीलामी हो गई, उसको नीलाम करवा दिया। अब लोग और दीवाने, 1.5 करोड़ के आसपास का वो सूट बेका और बंदे ने अपनी फैक्ट्री पे लगाया कि मोदी जी ने इस सूट को एक बार पहना था, और वो 1.5 करोड़ रुपीस हमारी गवर्नमेंट को मिल गए, काम खत्म। दुनिया के सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड और इस कपड़ों में है। घड़ी आपको इनके हाथ पर घड़ी भी आपको 400-500 रुपए की मिलेगी। अब आप मुझे ये बताइए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है, क्या वो हारेगा किसी से, या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हारेगी जो डेडिकेटेड है? राहुल गांधी अपोजिशन है। मैडम आप सोचकर देखिए, उन्हें यही नहीं पता कि क्या करने से क्या इंपैक्ट क्रिएट होगा। ग्राउंड लेवल रियलिटीज में पता ही नहीं है, क्योंकि 9th क्लास में जब इंडिया पाकिस्तान का टसल चल रहा था, 1971 वॉर हो चुका था, तो सिक्योरिटी एजेंसी से थ्रेट दिया कि इंदिरा गांधी जी के परिवार को खतरा है। तो राहुल गांधी जब शायद 9th क्लास में थे, तब से इन्हें घर बुला लिया गया, उसके बाद उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया गया। तो पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी बताइए? हमारे यहाँ आरटीआई चलता है, हम जो इंफॉर्मेशन चाहें काफी सारी मिल जाती हैं। आरटीआई में ऑफिशियल रिकॉर्ड में बताया गया है कि मोदी जी अपनी रसोई के नमक तक का खर्चा खुद उठाते हैं। और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमें ज्वाइन किया है इंडिया से हरी मोहन जी ने। ही इज अ यूट्यूबर और इसके अलावा जर्नलिस्ट भी हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपने मेरे और मेरे ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। थैंक यू मैम। अच्छा सर, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, माय क्वेश्चन इज 141 मेंबर्स पार्लियामेंट के सस्पेंड कर दिए गए हैं। बीजेपी पार्टी का कैसा स्टेप है ये? क्या बैकग्राउंड स्टोरी है इसकी? क्या इनिशिएटिव लिया है उन्होंने? क्या राय रखते हैं आप इस पे? थैंक यू। मैं विषय थोड़ा सा ठीक करना चाहूँगा। पहली बात, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, जर्नलिस्ट वगैरह नहीं हूँ। आई एम ए टीचर प्रोफेशनली। जैसे आपके यहाँ पर पाकिस्तान सर्विस कमीशन होता है, वैसे ही इंडिया में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होता है। उसके स्टूडेंट्स को मैं हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। अब आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, हाँ यूट्यूब एक साइड बाय में किसी टाइम पर कोरोना में खाली बैठे हुए थे, वो स्टार्ट हो गया तो अब उसके अंदर एक अपने विचार रखने का, एक आइडियाज को एक्सप्रेस करने का एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिखाई दिया, और कुछ नहीं। अब आ जाते हैं 144 मेंबर्स को सस्पेंड करने का। पहली बात, सस्पेंड हुए हैं, और दूसरी बात, सस्पेंड क्यों हुए हैं? तो सस्पेंड मैम इसलिए हुए हैं क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक पार्ट होता है जिसके अंदर डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ब्यूटी होती है डिबेट, डिस्कशन। जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हम उनको इलेक्ट करके भेजते हैं, वो जाके हमारी कंट्री के बारे में डिबेट करें, डिस्कशन करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना माइक ऑफ कर लें, तो डिबेट करें, डिस्कशन करें। अब होता क्या है कि 2024 में इंडिया में इलेक्शन है, जनरल इलेक्शंस है, और हमारे जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं वो होंगे। अब 2024 के इलेक्शन से पहले ये एक लास्ट सेशन है। लास्ट सेशन का मतलब ये होता है कि अगली बार जो भी, मतलब अभी फरवरी में जो भी पार्लियामेंट बैठेगी, वो एक इंटरिम बजट लेके आएगी, जो डेली के जो खर्चे हैं वो काम करने के लिए। उसके अलावा वो कोई नया बिल या लॉ वगैरह पास नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका होगा। नहीं भी लगा होगा तो जनरली हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है कि लास्ट वाला जो बिल होता है
सेशन होता है उसमें सिर्फ बिल्स वगैरह पास करके और गवर्नमेंट जो है वो सीधा इलेक्शन की तरफ मूव करती है, सारी की सारी पार्टियां। तो सबको पता है यहां पर अब मामला ये है कि इंडिया में जो मोदी गवर्नमेंट है ये इस समय पर काफी ज्यादा स्ट्रांग है और काफी ज्यादा, इनफैक्ट काफी ज्यादा इट मीन्स है जो नॉर्दर्न इंडिया है, वेस्टर्न इंडिया है, ईस्टर्न इंडिया है, साउथ में महाराष्ट्र तक अगर आप देखें, कर्नाटका में भी इंडिया बीजेपी का एक बहुत डोमिनेटिंग रोल है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्लियर मेजॉरिटी, अगर जितने स्टेट्स के अंदर बीजेपी इस टाइम पर प्रेजेंट है, ऑन एन एवरेज भी अगर 10-20% सीटें कम भी हो जाती हैं, 10% या 20%, कम से कम 10% सीटें कम हो जाती, तब भी इसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इस टाइम पर बीजेपी गवर्नमेंट पोजीशन के अंदर नजर आ रही है और हमारा जो अपोजिशन है वो काफी ज्यादा वीक नजर आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दोबारा से बीजेपी आती हुई नजर आ रही है। और इस चीज को 3 हिंदी हर्टलैंड के बड़े स्टेट्स ने, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और उससे पहले उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स में जिस तरीके से बीजेपी ने बहुत, जिसे कहते हैं लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री, यहां तक कि जो ऐसा लग रहा था कि सब हारने वाली है बीजेपी, उसमें भी बहुत स्ट्रांग जीत के आई है। उससे साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं 2024 के इलेक्शन के अंदर भी बीजेपी जीतती हुई नजर आएगी। अब ऐसे में हमारा जो अपोजिशन है वो थोड़ा सा कमजोर हो चुका है और हमारे अपोजिशन की एक बड़ी ही जिसे कहते हैं कमजोरी है। जैसे कि आप अगर आपके यहाँ देखें तो आपके यहाँ फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे डायनास्टिकल पॉलिटिक्स जो है वो कंसिस्टेंटली चल रही है। जैसे अगर आप जुल्फिकार अली भुट्टो की बात करें तो जुल्फिकार अली भुट्टो के पिताजी शाहनवाज भुट्टो जो हैं वो एक बहुत एलीट पोजीशन पर थे, जमींदार थे। और वो जो शाहनवाज भुट्टो है ना मैडम, वो यहाँ पर जूनागढ़ के दीवान थे और जिसे कहते हैं ना जिन्ना के राइट हैंड थे। अब उनके बेटे जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो की बेटा वो बिलावल भुट्टो, उनका हस्बैंड जरदारी। कैन यू इमेजिन कि 4 शायद पीढ़ियां हमने गिन ली है यहाँ पर, 4 जनरेशंस। और ये तब तक, अच्छा मेरे हिसाब से फर्स्ट मास लीडर ऑफ पाकिस्तान वाज जुल्फिकार अली भुट्टो, उसके बाद तो कोई हुआ नहीं। अब इसी तरीके से आप दूसरे अपने यहाँ के बेस्ट लीडर को उठाकर देखिएगा जो अपने आप में नवाज शरीफ के बारे में ये कहा जाता है कि जब बेनजीर भुट्टो 1980s में रिवाइव कर रही थी तो नवाज शरीफ को, आपकी जो टिपिकल एस्टेब्लिशमेंट है जो उस टाइम पर सब चीजों को संभाल रही थी, उसने नवाज शरीफ को काउंटर करने के लिए खड़ा किया। आपके यहाँ प्रॉब्लम ये भी है ना कि इसीलिए कहीं ना कहीं अपोजिशन के रोल को पॉसिबली जल्दी से समझ पाना मुश्किल होता है कि वहां अपोजिशन नहीं है, वहां गवर्नमेंट भी क्रिएट होती है आपके यहां, और पार्लियामेंट में अपोजिशन तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं वो रहता ही इमदाद के ऊपर है, या यूं कहें कि बिल्कुल ही डोनेशंस के ऊपर है। हमारे यहां ऐसा नहीं होता। हमारे यहां पॉलिटिकल पार्टीज में गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों लोग चुन के भेजते हैं और उनके बनने और ना बनने में किसी भी आउटसाइडर पावर का या नॉन स्टेट पावर का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता। ये समझिए। अब इसका दूसरा पार्ट समझिए। दूसरा पार्ट है हमारे यहां जो अपोजिशन में इस टाइम पर पार्टीज है, जितनी भी उठाकर देखेंगे वो सारी की सारी डायनेस्टिकल है। डायनेस्टिकल मीन्स ये वो पार्टीज है जिनके बाप दादा किसी ना किसी टाइम पर मुख्यमंत्री, सीएम, पीएम या कुछ भी रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि ये लोग ऐसे हैं कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा व्हाट आर द ग्राउंड रियलिटीज। इसके अपोजिशन में अगर आप आज के दिन बीजेपी को देखते हैं तो वो एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। कार्डर बेस्ड पार्टी आप ये शायद इसलिए नहीं समझ पाएंगे, तहरीक इंसाफ आपके यहां है, तहरीक लबैक आपके यहां है, दीज आर कार्डर बेस्ड पार्टी। उनका कार्डर जिसे तिबलिगी आप लोग कहते हैं, वो गांव गांव में, गली गली में कहीं ना कहीं वो घूमते हुए मिलेंगे, वो किसी ना किसी मामले में तिबलिगी और इन सब चीजों की बातें करते हुए मिलेंगे, लोगों को कन्विंस करते हुए मिलेंगे। हमारे यहाँ ऐसी कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसे आप लोग आरएसएस के नाम से जानते हैं। ये जो आरएसएस है ना, ये स्ट्रांग है और ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फर्स्ट थिंग पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है डायरेक्ट, इसका इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है, इसका रिलीजन से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, जो कि लोग गलत सोचते हैं।
कि आरएसएस का पॉलिटिक्स से, रिलीजन से, इन सब से लेना देना ना, उसका सिर्फ एक चीज से रिलेशन है, सोशल वर्क, सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडिया। भारत की बात करते हैं। अब हुआ क्या कि ये कार्डर बेस्ड पार्टी होने की वजह से इनका कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर मौजूद है, गली गली में मौजूद है। और अगर आप इनका काम करने का तरीका देखेंगे तो ये 2 रुपए तक किसी से नहीं लेते डोनेशन, और ना ही कुछ अपनी तरफ से देते हैं। टोटली वॉलेंटरी, मतलब वॉलेंटरी सर्विस की फॉर्म में है। यानी आप अगर इनकी मीटिंग में जाएंगे तो वो आपसे कहेंगे आप आओ, हम सब अब चाय पियेंगे, सब 2-2 रुपए मिलाओ। तो ये लोग 2-2 रुपए मिलाते हैं, चाय पीते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं और घर आ जाते हैं। इनके एक कार्डर होता है, एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, यंगस्टर्स, जिन्हें प्रचारक कहते हैं। प्रचारक कौन होते हैं आप ये देखिए, मैं अभी अभी आपको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम बताऊंगा, तब इसमें आपको 141 निकल के आएंगे। ये प्रचारक कौन होते हैं? प्रचारक होते हैं जो कि मतलब अपनी पूरी फैमिली लाइफ सब कुछ छोड़कर पूरा डेडिकेट करते हैं इंडियन सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट में। वो आरएसएस के डेडिकेशन में होते हैं। पूरी जिंदगी कहीं जहां पर इनको भेजा जाएगा ये लोग वहां जाएंगे। इनको सिर्फ ट्रेन की पॉसिबली सेकंड क्लास की टिकट कटवा के दी जाती है, ट्रेन की सेकंड क्लास टिकट। कपड़े भी ये लोग मांग के पहनते हैं, इनको कोई खर्चा पानी नहीं मिलता, ठीक है। और ये वॉलेंटियर होते हैं। और ये वॉलेंटियर कौन होते हैं मैम? ऐसा नहीं है कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, नहीं। आईआईटी, आईआईएम, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, क्या नाम है, पोस्ट ग्रेजुएट्स, लॉयर्स, इस लेवल के लोग होते हैं, जिनके जो अल्ट्रा लेवल के एजुकेटेड भी मिलेंगे आपको। और आप मानेंगे जब ये उस सेंटहुड के अंदर आते हैं ना, प्रचारक फॉर्म में, तो ये यूं कहते हैं भाई, और बड़े दबी लैंग्वेज में, कि भाई आज ये पजामा फट चुका है, नया मिल सकता है। ये आम जो आरएसएस का दूसरा कार्यकर्ता है जो कमा रहा है, वो उसको कुर्ता पजामा है जो भी होता है वो दिलवाते हैं। दिस इज द डेडिकेशन फॉर द कंट्री। मैम ये होता है, इनकी जेब में आपको चने और गुड़ मिलेगा। जब भी ये कहीं लॉन्ग ड्राइव, वो लॉन्ग उस पे जाते हैं, लंबी दूरी पे, तो चना और गुड़ नॉर्मली इनके पास हमेशा मिलेगा, वो उस पे सर्वाइव करते हैं। मोदी वॉज वन अमंग देम। मोदी प्रचारक था। और हमारे यहाँ समझा जाता है कि आरएसएस जो है वो बहुत, वो जो खाऊ पार्टीज होती हैं और बहुत इलीगल छापने वाली और इस टाइप का माइंडसेट बना हुआ है आरएसएस को लेके। मैडम आप है ना आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को देखिए, मैं सच में आंखों में आंसू थे मेरे, और मुझे समझ में आया कि इस पार्टी को अगले 50 साल कोई नहीं हरा सकता। डॉक्टर मोहन भागवत इज एन एमबीबीएस डॉक्टर। डॉक्टर मोहन भागवत, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, पूरी लाइफ इन्होंने डेडिकेट की किसको? आरएसएस को। थर्ड थिंग, मैं इनका एक सेशन अटेंड करने गया था, भाषण सुनने। आई गॉट शॉक्ड। हमारे यहां इतना तो मानते होंगे पैसे की कोई कमी नहीं है इंडिया में इस टाइम पर, तो खासकर गाड़ियों की भी कोई कमी नहीं है। मैडम 1.5 लाख की ऑल्टो में एक बंदा उठ के आ जाए नेशनल लेवल पे, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर, मतलब हेड, और जस्ट एक ऑल्टो, सिंपल कार्यकर्ता की ऑल्टो में बैठ के आए। सिंपल। आरएसएस का जो निक्कर होता है ना वो ग्रे कलर का, अब तो पैंट आ गई, पहले निक्कर होती थी, अभी भी ये मोहन भागवत निक्कर ही पहनते हैं। 150 रुपीज की निक्कर है और 100 रुपीज की शर्ट है, 15 रुपीज की टोपी है। वो आज भी वही पहनते हैं पब्लिक मीटिंग में। 110 या 120 रुपए का कुर्ता है, जिसे आप कह रहे हो खाऊ पार्टी। मैडम 110 100 जो आप है ना, मैं आपको फोटो भेजता हूं मोहन भागवत जी को की, और उसके पहले आपको पैसे बता देता हूं, और आप मुझे ये बता दीजिएगा कि ये कितनी खाऊ पार्टी है। जस्ट अ सेकेंड। एक सेकंड रुकिए, मैं जरा आपको फोटो भेजता हूं इनकी जरा।
मैडम विकिपीडिया पे मैंने है ना एक ये मोहन भागवत का पेज शेयर किया है, प्लीज आप अपने इस पेज को दिखाइए जरा। शायद दिखा। आपने मेरे से कहाँ शेयर किया पेज? मैडम मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया है, पॉसिबली आ जाना चाहिए। आपके नीचे वाले स्लाइड में आ गया होगा, उसमें देखिए, उसको अलाउ कर दीजिए बस। नहीं, नीचे वाली में भी नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, नहीं आ आ रहा गया, तो इट्स आ गया, आ गया। यस। अब आप ये देखिए, ऊपर ब्लैक कलर की कैप है 15 रुपीज, शर्ट 150 रुपीज या 100 रुपीज अप्रोक्सीमेट, निक्कर और बेल्ट अप्रोक्सीमेट 150 या 100 रुपीज, यानी 1000 रुपीज से ऊपर से नीचे तक इन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे होंगे। दुनिया के सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड और इस कपड़ों में है। घड़ी आपको इनके इनके हाथ पर घड़ी भी आपको 400-500 रुपए की मिलेगी। अब आप मुझे ये बताइए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है, क्या वो हारेगा किसी से, या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हारेगी जो डेडिकेटेड है? और ये इंस्पिरेशन कितनी प्रोवाइड करते हैं, माइक ऑफ कीजिए मैडम, ये इंस्पिरेशन कितनी प्रोवाइड करते हैं। और रहते खाऊ मैडम, आरएसएस के जो कार्यकर्ता है ना, आपको कभी कभार खबर ये मिलती है और देख के रोना आता है। ये आरएसएस के कार्यकर्ता, एक बार ये हुआ बीमार हो गया, उसको मतलब केयर टेकिंग नहीं हुई, संभालने वाला कोई नहीं हुआ, स्टेशन पे मर गया बंदा। कैन यू इमेजिन? फिर क्योंकि वो भूखा था, दवाई नहीं दे पाया मिली, और उसका कोई संभालने वाला नहीं था, लेकिन कंट्री के लिए डेडिकेशन ऐसा था कि वो स्टेशन के ऊपर मर गया, लेकिन भीख नहीं मांगी किसी से। ये आरएसएस है। अगर ये पैसे पर खेलता ना, तो आप यकीन मानिए कभी भी है ना इस लेवल पर ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ी ना करता। पहली मामला ये है कि ये, हाँ जी, एक बात, what country do for them then? Like what Nothing. has just India done for them? Nothing. इट्स आर्ट, नथिंग। कंट्री, दे आर फॉर कंट्री, कंट्री इज नॉट फॉर देम। और वो चाहते भी नहीं कुछ इसे, यस, नहीं चाहते। क्या चाहेंगे बताओ? और यही रीजन है, हमारे मोदी जी जो हैं, आप इनके अकाउंट में देख लेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर अपनी नमक का खर्चा भी खुद उठाते हैं। ये आरटीआई, हमारे यहाँ आरटीआई चलता है, हम जो इंफॉर्मेशन चाहें काफी सारी मिल जाती हैं। आरटीआई में ऑफिशियल रिकॉर्ड में बताया गया है कि मोदी जी अपनी रसोई के नमक तक का खर्चा खुद उठाते हैं, खुद। आपके यहां आपके पीएम जो है ना, वो घड़ी कहीं से गिफ्ट मिली और उसे बेच के खा गए। मैडम 10 लाख का सूट मिला था इन्हें, 10 लाख रुपीस का सफारी सूट, एक बार पहना जब बराक ओबामा आए, अगले दिन उसकी नीलामी हो गई, उसको नीलाम करवा दिया। अब लोग और दीवाने, 1.5 करोड़ के आसपास का वो सूट बेका, और बंदे ने अपनी फैक्ट्री पे लगाया कि मोदी जी ने इस सूट को एक बार पहना था, और वो 1.5 करोड़ रुपीस हमारी गवर्नमेंट को मिल गए, काम खत्म। यस, ये होता है हमारी कंट्री में और ग्राउंड लेवल पर। और ये रियलिटी में मैडम ऐसे ही होते हैं हमारे यहां, प्रचारक का काम ही है। आप देखिए ना, 3 सीएम बने हैं, तीनों के तीनों आरएसएस के ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं, तीनों में से किसी का नाम तक नहीं जानते। लेकिन जब अभी जैसे मान लिया, क्या नाम है, पीछे जो एमपी के अंदर मोहन यादव साहब बने, मोहन सिंह यादव जी, आप उनकी प्रोफाइल उठाकर देखो, चाय वाले का बेटा है वो, मैंने देखा यस उसकी प्रोफाइल। मैडम, ऐसे ऐसे प्रोफाइल वाले बनते हैं हमारे यहाँ आरएस, इस बीजेपी के अंदर तो खासकर, कि अल्ट्रा लेवल। किसी का कोई बैकग्राउंड सॉलिड नहीं मिलेगा आपको, कोई स्ट्रांग बैकग्राउंड नहीं मिलेगा।
अब एक बात बताइए, एक ग्राउंड लेवल की पार्टी, अभी आप देखिए, अभी कल परसों मोदी जी का एक बयान वायरल हुआ। बयान क्या था? एक किसी आदिवासी महिला से कह रहे हैं आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा भाषण देते, चुनाव लड़ो। कैन यू इमेजिन? एक आदिवासी महिला गांव में है, ट्राइबल है, उसको पॉसिबिलिटी पूरी है टिकट मिल जाएगी, लड़ो चुनाव। अब वो पार्लियामेंट में आके बैठेगी तो वो अपने ईमान को बेचेगी या अपने लोगों के लिए काम करेगी? अभी हमारा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिला था, अकाउंट में 15 रुपए थे, 15 रुपीज, और उन्हें मंत्री बना दिया। वो कहते मैंने मंत्री बनना ही नहीं, 15 दिन के अंदर नमस्ते कि मैंने नहीं बनना, मैंने अपना काम करना है। ऐसे ऐसे साइको तो हमारे यहां मंत्री बनते हैं। अब आप ये बताइए, क्या हमारे इन मिनिस्टर्स के सामने आपके फवाद खान टिकेंगे? फवाद खान है, क्या नाम है उसका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो थे, फवाद चौधरी, हमारे, यस, वो टिकेंगे क्या? या वो पाव पाव किलो के बम वाले टिकेंगे? मुझे या एक बात डॉक्टर एस बताएं, जयशंकर? पीएम मोदी जी करंटली जो सारी चीजें चल रही हैं उनकी पार्टी को लेके, डोंट यू थिंक सो दैट ही इज क्रशिंग ऑपोजिशन, और इन फ्यूचर बाकी पार्टीज का कोई नाम भी नहीं होगा, ओनली बीजेपी विल एग्जिस्ट? मैडम एक बात बताइए, मैं वही चीज उसी चीज पे आ रहा था कि एक बात बताइए, एक मैंने आपको एक पार्टी की प्रोफाइल बताई, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल बताई कि दे आर वर्किंग ऑन ग्राउंड, द बेसिक रूल ऑफ डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब प्रॉब्लम यह है अपोजिशन के साथ कि वो बाय द पीपल तो छोड़ो, वो बाय द पीपल का ढोंग कर रहे हैं, फॉर द पीपल है ही नहीं, फॉर द पीपल है ही नहीं। आप उठाकर देखिए, क्यों? राहुल गांधी अपोजिशन है, मैडम आप सोचकर देखिए, उन्हें यही नहीं पता कि क्या करने से क्या इंपैक्ट क्रिएट होगा। ग्राउंड लेवल रियलिटीज में पता ही नहीं है, क्योंकि 9th क्लास में जब इंडिया पाकिस्तान का टसल चल रहा था, 1971 वॉर हो चुका था, तो सिक्योरिटी एजेंसी से थ्रेट दिया कि इंदिरा गांधी जी के परिवार को खतरा है। तो राहुल गांधी जब शायद 9th क्लास में थे तब से इन्हें घर बुला लिया गया, उसके बाद उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया गया। तो पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी बताइए? क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज तो पता नहीं है। बस ये चाहते हैं कि क्योंकि मेरे परदाना प्रधानमंत्री थे, मेरे दादी प्रधानमंत्री थी, और मेरे जो पापा हैं वो प्रधानमंत्री थे, मेरी मम्मी ने एक प्रधानमंत्री बनाया तो मैं भी बनूंगा। डेमोक्रेसी में ऐसा थोड़ा ना चलता है, ये प्रॉब्लम है उसके साथ। अब आप उठाकर देख लीजिए समाजवादी पार्टी को, उसके पिताजी ऐसे हैं। अब प्रॉब्लम ये ग्राउंड से इनका नाता छूट गया। अभी जैसे आज की खबर है, कल की क्या हुआ कि ये 141 को बाहर निकाला, ओके, अभी क्यों निकाला इस पे आता हूं। यस, मैं आपसे ये बात पूछने वाली थी कि 141 को अगर बाहर निकाला, तो अभी 1 मिनट पहले आपने कहा कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो डेमोक्रेसी नहीं है, तो फिर ये जो अब हो रहा है 141 अभी को बाहर बताता हूं। निकालना, यस, ये भी तो डेमोक्रेसी डेंजर में है। देखिए, दो चीजें होती हैं, दो चीजें। मैंने सबसे पहली लाइन यही बोली, डेमोक्रेसी डिबेट का नाम है, डिस्कशन का नाम है। डिस्कशन रोकना और बिना किसी बात के रोकना, बात ही नहीं करना, तो डेमोक्रेसी किस नाम की? आप शोर मचा रहे हैं क्योंकि पार्लियामेंट पे एक अटैक हो गया, ठीक है, हो गया, हम मानते हैं हो गया। हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? ओके, ठीक है, वो भी डिसाइड करो। हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है जो शुरू से चलता आ रहा है कि ऐसे मामलों में ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई जाती है, एक कमेटी बनाई जाती है, और वो जो ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई जाएगी, कमेटी बुलाई जाएगी, वो जाके डिसाइड करेगी कि भाई गलती किसकी है। पहले वो कमेटी तो बना लो यार। नहीं, प्रधानमंत्री जवाब देंगे। अरे भैया, हर काम के लिए प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे। चलो ठीक है, प्रधानमंत्री जवाब देंगे, बट टाइम फिक्स कर लो यार, तब जवाब देंगे। अपोजिशन की प्रॉब्लम क्या आ रही है 2019 से, बल्कि 18 से, क्वेश्चन पूछो, जवाब मत देने दो, शोर मचाओ और भाग जाओ। 2019 से ये चल रहा है।
कैसे? मैडम आप तो अभी उसको फॉलो कर रहे हैं, मैं तो 2018 से देख रहा हूं ये। अभी भी राहुल गांधी से क्वेश्चन पूछा गया कि सर आपने ये गलत नहीं किया, कहता लगता है आप बीजेपी के मेंबर हैं, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। कैन यू इमेजिन यार, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जवाब दे, पहले आप भी तो जवाब दो कि आप बीजेपी के मेंबर हैं इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। क्या ये ठीक रहेगा? क्योंकि आप महविश पाकिस्तान से, इसलिए मैं जवाब दूंगा ही नहीं। भाई जो जवाब है वो दे दो, सही और गलत जैसा इंटरप्रेट करे वो महविश की इच्छा है। ये कहो ना उसका कोई जवाब ही नहीं है। प्रॉब्लम इज दिस। अब हुआ क्या? ठीक है, हो गया इशू। अब इशू क्रिएट हो गया, आपने क्या किया? वेल में इकट्ठा कर लिया। अब मुझे ये बताइए, डेमोक्रेसी दो तरीके की होती थी। कांग्रेस टाइम में क्या होता था, आज से पहले भी क्या करते थे ये लोग? गवर्नमेंट करती थी सेशन जो है वो सस्पेंड करते हैं कल के लिए, सेशन को कल के लिए रिसेस पीरियड दे देते हैं। यानी अगर अपोजिशन वेल में है तो गवर्नमेंट उठ के चली जाती थी। अब वो क्या होता था कि गवर्नमेंट ही उठ के चली गई, अब विपक्ष का वहां पे खड़े होने का कोई फायदा नहीं है। अब सेशन दोबारा बुलाया, फिर दोबारा शोर मचाएंगे, फिर दोबारा उठ के गवर्नमेंट चली जाती थी। पहले ऐसा होता था। अब क्या हो रहा है? उल्टा। अब गवर्नमेंट कह रही भाई देख, हमें करना है काम, हमें पास करने हैं बिल, डिस्कशन करनी है तो बताओ, नहीं करनी है जो तुमने करना है करो, शोर नहीं मचाओगे। अब इन्होंने कहा काम तो हम भी नहीं करने देंगे। होता है आपके यहां भी पार्लियामेंट में होता है, काम नहीं करने देंगे। काम नहीं करने देंगे तो वेल में आएंगे। वेल में आना हमारे यहां क्राइम है, मतलब क्राइम इन द सेंस उसको नेगेटिव देखा जाता है कि एक ब्रीच ऑफ रूल होता है। और वेल में आप इतनी पास आ गए हैं कि सिक्योरिटी ऑफ स्पीकर एंड द वाइस प्रेसिडेंट उसके लिए खतरा है, वो इसका इशू है। तब हम उसे डेमोक्रेसी मानेंगे जब हमारे स्पीकर को कोई सांसद, कोई पार्लियामेंटेरियन कॉलर पकड़ के खींच देगा और पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंसेगी। वो भी तो गलत है ना। तो इसलिए क्या किया गया, असलियत में थ्रेट किया गया। सबसे पहले निकाली गई थी महुआ मित्रा, जो पैसे लेके क्वेश्चंस पूछ रही थी। उस पर एलिगेशन था पैसे लेके क्वेश्चन पूछ रही थी, भगा दिया, दफा हो यहां से। वो प्रूव हो गया। अच्छा, मजे की बात, महुआ मित्रा के एक्स हस्बैंड ने बताया कि पैसे लेके क्वेश्चन पूछती है। अब आप बताइए, उसके पीछे पूरा अपोजिशन खड़ा हो गया। दूसरा, ये आम आदमी पार्टी वाला आया, वो झूठे सिग्नेचर करके ले आया, उसे उठा के बाहर कर दिया। वो माफी मांग के आया है कि सॉरी आगे से नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, इतना हो गया। अभी राहुल गांधी क्या कह रहा है? अब ये कह रहे हैं एक साथ नहीं निकाले, पहले 30 निकाले, फिर 20 निकाले, फिर 40 निकाले, बार बार बढ़ता जा रहा है। अब अपोजिशन को एक बात समझ में आ गई कि पूरी दुनिया में अब क्या डिस्कशन करेंगे, मोदी इज द किलर ऑफ डेमोक्रेसी, मोदी इज द किलर ऑफ डेमोक्रेसी। सबके सामने यही इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है। लेकिन कहां है किलर ऑफ डेमोक्रेसी भाई? वो ये कह रहे हैं लेट्स हैव अ डिबेट, लेट्स हैव अ डिस्कशन। आप कह रहे नहीं, डिस्कशन नहीं करेंगे तो जवाब दे। भाई इफ यू आर नॉट एबल टू डिस्कस, मैडम आप डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं है, बात ही करने को तो तैयार नहीं है, तो क्या आप जवाब सुनेंगे? नहीं, क्योंकि आप मूड से बैठे हुए हैं कि मुझे लड़ना है। भाई लड़ना है तो वो तरीके से लड़ो, आर्ग्यूमेंट करो। नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं करना, हमने तुम्हें बोलने नहीं देना, तुम्हारे कपड़े फाड़ने हैं। भाई फाड़ के दिखाओ, फिर बाहर निकल जाओ। ये जो करंटली आपके कंट्री में पॉलिटिकल सिनेरियोस चल रहे हैं, डोंट यू थिंक सो कि इससे आने वाले इलेक्शंस पे भी इम्पैक्ट बहुत अजीब सा जा सकता है? अदर देन दैट, आपकी कंट्री के अंदर की जो यूनिटी है वो भी काफी अफेक्ट हो सकती है, सोशल यूनिटी काफी इफेक्टिव रह सकती है। देखिए मैम, मेच्योरिटी ऑफ डेमोक्रेसी हमारे यहाँ अप्रोक्सीमेट 1989 के बाद आ चुका है। 1989 इंडिया का सबसे क्रूशियल फेज था डेमोक्रेसी के मामले में। क्रूशियल फेज क्या था? सबसे क्रूशियल फेज ये था कि उस टाइम पर पॉलिटिकल क्राइसिस के नाम पर कोई गवर्नमेंट, कोई पार्टी कंप्लीट मेजोरिटी नहीं ला पा रही थी। इकोनॉमिक क्राइसिस के नाम पर हमारी कंट्री के पास पैसे नहीं थे। जस्ट 14 डेज का हमारे पास रिजर्व बचा हुआ था। जैसे आज के दिन पाकिस्तान को आप देख रहे हैं ना, इंडिया का ऐसा नहीं हमेशा से अमीर था, इंडिया का एक हाल था। और इकोनॉमिक क्राइसिस जबरदस्त था। कम्युनल वायलेंस इतना ज्यादा था कि रोज कहीं ना कहीं कम्युनल राइट्स हो रहे थे। कश्मीर जल रहा था, खालिस्तान जल रहा था, हमारे पड़ोसियों की देन थी। उसके बाद प्रॉब्लम्स हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी थी। दैट वाज द प्रॉब्लम।
दैट वॉज द मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री या मॉडर्न इंडियन पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस। वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल फेज था हमारी कंट्री का। अब इंडिया उस फेज से निकल चुका है। 10 साल तक ऐसी आया राम गया राम टाइप की, मींस कोई गवर्नमेंट बन रही है, कोई गिर रही है। जैसे अभी आपका इमरान खान वाला मामला आया ना कि इमरान खान गया, शहबाज शरीफ आ गया, अब वो एक केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई। ऐसा इंडिया का 10 ईयर्स लगातार 10 साल रहा। हाँ, हमारे यहां ना तो कोई सिक्योरिटी एजेंसी इंटरफियर करती थी, ना ही कोई और दूसरी एजेंसी, हमारे कोई एजेंसी इंटरफियर नहीं करती थी। पार्लियामेंट का मामला पार्लियामेंट में डिसाइड होता था, बाहर की कोई एजेंसी कभी इंटरफियर नहीं करती। वो ये कह रही है सर व्हाट्स द ऑर्डर, डिसाइडेड एंड गिव इट टू अस, हम देख लेंगे। तो वो फेज, वो 10 साल इंडिया टूट सकता था, नहीं टूटा। उसके बाद लोगों को एक बात समझ में आ गई कि इलेक्शन के टाइम पर जितनी ये गंदगी फैलाते हैं, जितनी ये गालियां बकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेट देम डू, हमारी जिसे मर्जी होगी हम वोट देंगे, उसके बाद भाड़ में जाओ। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, टिपिकली प्रो कांग्रेसी है, आप उसके सामने कांग्रेस के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते। ऑन द वेरी मतलब उसी के जस्ट साथ में एक मेरा दूसरा फ्रेंड है, वो इतना प्रो बीजेपी है कि उसके सामने आप बीजेपी के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। लिटरली वो इस लेवल के हैं, एंटी और प्रो। अब मेरे जैसा बंदा है, वो कांग्रेस वाले से बात करेगा तो कांग्रेस की खिंचाई, बीजेपी वाले से बात करेगा बीजेपी की खिंचाई, और दोनों मिल जाएंगे तो वो खूब लड़ेंगे। लास्ट में कहेंगे चल चाय पी के आते हैं, अब इस पे बात नहीं करेंगे। ओवर ओवर, काम खत्म। ये हमने सीख लिया है, एंड दिस इज द मैच्योरिटी ऑफ डेमोक्रेसी। और इसलिए अब जितना मर्जी ये जहर उगलते हो, आपस में लड़े झगड़े, ग्राउंड लेवल पे हमें पता है कि कहां पर ये नेता बोलेंगे और उसके बाद ओवर। यस मैम। लेकिन ईडी और सीबीआई के मामले में तो दिखाई देते हैं फिर भी। अब आ जाते हैं ईडी के ऊपर, वेरी गुड, और सीबीआई के ऊपर। पहली बात, सीबीआई क्या था? ठीक है, सीबीआई को इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पैरट ऑफ गवर्नमेंट है, पैरट ऑफ केज है, केज पैरट, पिंजरे का तोता है। तो आजकल बात कर रही है ईडी। मैम देखिए, हम इतना जानते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फाइनेंशियल मैटर के ऊपर काम करता है। वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर करता है, और जहां उसे लगता है कि देयर इज सम ब्लैक मनी, वो वहां पर रेड करता है, या फिर जहां पर भी पैसे का लेन देन हुआ है, पैसे का सर्कुलेशन हुआ है, जो गवर्नमेंट में टैक्स नहीं जमा करवा रहा, उसको पकड़ता है। मैडम ज्यादा नहीं, 1.25 लाख करोड़ रुपीस पकड़ चुके हैं 6 ईयर्स में। ज्यादा थोड़ा ना है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब उसे ये कहें कि ईडी जो है उसको अपोजिशन के पीछे छोड़ रखा है। मैडम मेरे हिसाब से ईडी को असलियत में चोरों के पीछे छोड़ रखा है। हां, अगर किसी नेता ने चोर के पास अपने पैसे छिपा रखे हो तो वो तो उस नेता की बदकिस्मती है। कई बार एलिगेशन लगते हैं कि यार ये बीजेपी वालों को नहीं पकड़ती। आप एक काम कीजिए, जिस बीजेपी वाले के पास पैसे हैं उसके नाम बताइए और एक्सपोज कीजिए, हो सकता है वो पकड़ ले, हो सकता है। एक बार बताओ तो सही कि किसके पास है। अब मैडम मैं तो हर किसी के घर में जा नहीं सकता, और नेताओं के पास इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि ऑफिसर्स तो इनके सपोर्ट वाले भी हैं, बताते तो ये भी होंगे यार। कुछ वो क्या नाम है, स्कैंडल निकाल के लाओ, पैसे लेते हुए किसी को पकड़ते हुए दिखाओ, मूव करते हुए दिखाओ, कुछ तो दिखाओ यार। मैडम ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है जो बहुत सफिस्टिकेटेड वे में फाइनेंशियल जो डिस्क्रिपेंसीज होती हैं उनको खत्म कर रहा है। ये मेन बात है, और यही चीज है जो ईडी अच्छे तरीके से कर रहा है। और मैम 1.25 लाख करोड़ रुपीस पकड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी गवर्नमेंट की। यस ओके सर, फाइनली मुझे मेरे तमाम सवालों के जवाब मिल गए। होपफुली ऑडियंस ने भी सेशन को खूब एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच व्यूवर्स फॉर वाचिंग। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। फर्दर वीडियोस के लिए कमेंट सेक्शन में हमें सजेशंस देते रहिएगा। मेरे और सर के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे और मेरे गेस्ट को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।